दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीने का चलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में सैकड़ों साल पुराना है। और हमारे देश में तो चाय इस तरह से फेमस है कि चाय की प्याली के बिना सुबह के अखबार की खबरों में स्वाद ही नहीं आता और दोस्तों से मुलाकात का कोई रस नहीं आता जब तक चाय साथ नहीं होती। और तो और अब तो राजनीति में भी चाय पर चर्चा होने लगी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चाय आखिर आई कहां से? आपको बता दें, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि चाय का आविष्कार भारत में हुआ था, लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है। चाय की शुरुआत चीन से मानी जाती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में चाय की खोज पर विस्तार से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाय भारत कैसे पहुंची। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। और दोस्तों, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पहली चाय की कहानी। दोस्तों, चाय कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है जिसकी खोज करने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती, बल्कि चाय की खोज के बारे में इतिहास में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो बताती है कि चाय की खोज अचानक से हुई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले चीन में सम्राट शेन नुंग की बादशाहत थी, जो कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पीते थे। ये पानी वे सुबह टहलने के बाद अपने बागान में बैठकर पीते थे। एक दिन वो रोजाना की तरह टहलकर वापस आए और कुर्सी पर बैठ गए। उनके सेवा कर्मियों ने उनके लिए गर्म पानी का गिलास लाकर रख दिया और फिर उस समय सम्राट भी अपने अन्य साथियों के साथ चर्चा में व्यस्त हो गए। तभी गर्म पानी में पास की झाड़ी की कुछ पत्तियां आकर गिर गईं, जिससे पानी का रंग बदल गया और उसमें खुशबू आने लगी। सम्राट ने वो पानी देखा तो चौंक गए, क्योंकि उसका रंग बदल गया था। फिर भी वो पानी पीना चाहते थे, पर दरबारियों ने उनको ये सुझाव दिया कि ये जहरीली पत्तियां भी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और उस पानी को पी लिया। पानी पीकर उनको ताजगी महसूस हुई और उन्हें उसका टेस्ट भी बहुत पसंद आया, जिसके बाद सम्राट ने महल के कई दरबारियों को बुलाकर उन पत्तियों की तलाश करवाई। साथ ही आदेश दिया कि अब रोज उन्हें इन्हीं पत्तियों का उबला हुआ पानी दिया जाए। फिर धीरे धीरे ये पेय इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि तब से न केवल सम्राट बल्कि अन्य दरबारी भी उसी पेय को पीने लग गए। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे चीन की आम जनता का पसंदीदा पेय बन गया था और फिर चीन अपने देश में आने वाले विदेशियों का स्वागत भी इसी पेय के साथ करता। हालांकि वहां के निवासियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे इस रेसिपी को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। यही कारण रहा कि सालों तक दुनिया के बाकी हिस्सों में चाय की खोज की भनक तक नहीं लगी। लेकिन दोस्तों, ये पेय पदार्थ पूरी तरह से प्राकृतिक था, इसलिए चीन में बौद्ध भिक्षुओं को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए समय के साथ उन्होंने भी इसका सेवन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चाय पीने से उन्हें शरीर में गर्मी का एहसास और ताजगी मिलती थी और साथ ही साथ लंबे समय तक नींद नहीं आती थी, जिसके कारण वे ध्यान आसानी से लगा पाते थे। जहां एक ओर चीन की आम जनता और दरबारी चाय के राज को दुनिया से छिपाए हुए थे, वहीं दूसरी ओर बौद्ध भिक्षु जहां भी जाते थे वे चाय की इस पत्ती को लेकर जाते थे और चाय बनाकर पीते थे और अपने आसपास के लोगों को भी पिलाते थे। फिर समय के साथ साथ ये भिक्षु चाय को लेकर अपने साथ दूसरे देशों में भी चले गए और वहां के लोगों को इसकी वैल्यू समझ आ गई। इस तरह से चाय के बारे में जापान, भूटान, नेपाल और फिर भारत तक जानकारी पहुंच गई। दोस्तों, भारत में चाय के आने से जुड़ा एक ये भी इतिहास है कि बौद्ध शिक्षाओं से प्रभावित होकर जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने ध्यान करना शुरू किया था। और ये वो दौर था जब उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वे खुद ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर थे। बौद्ध भिक्षुओं से ध्यान के गुण सीखने के दौरान महावीर को चाय की पत्तियों के बारे में पता चला। फिर उन्होंने भारत के असम में उन झाड़ियों को खोज निकाला जहां से चाय की पत्तियां मिल सकती थीं। ये एक एकांत वन था, इसलिए उन्होंने इसे ध्यान करने के लिए चुन लिया। इस तरह महावीर ने जंगल में करीब 7 साल तक ध्यान किया और कहते हैं कि इस दौरान वो खुद को जीवित रखने के लिए चाय की पत्तियों को ही चबाया करते थे। इन पत्तियों के असर से उनको नींद नहीं आती थी और वे बिना भोजन के भी ध्यान करने में सक्षम रहते थे। कहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ साथ इनके द्वारा ही असम के आम जनता तक चाय के गुणों की बात पहुंची और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी इसे रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लिया। हालांकि उस समय ज्यादातर चाय का उपयोग औषधि के तौर पर ही किया जाता था। कहते हैं कि इसकी पत्तियों से घाव भर जाते थे और इसका काढ़ा बनाकर पीने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता था। दोस्तों, फिर इसी तरह कई सदियां बीत गईं, लेकिन चाय का प्रचार प्रसार भारत आकर रुक गया था, जबकि जापान से होते हुए चाय की महक इंग्लैंड तक जा पहुंची थी।
इंग्लैंड चाय के लिए जापान पर निर्भर हो गया और जापान तथा चीन से चाय की पत्तियों की तस्करी करके आपूर्ति करने लगा। इस पूरे क्रम में इंग्लैंड को चाय के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ के आम लोगों के खान पान पर अध्ययन भी शुरू कर दिया। इसी बीच उनको पता चला कि असम के लोग एक काले रंग का पेय पीते हैं जो कि उन्हें ताजगी देता है। अब अंग्रेज अधिकारियों ने उस पेय की जांच की तो पाया कि ये जंगली चाय की पत्तियां हैं। अंग्रेजों के लिए असम की चाय किसी खजाने से कम नहीं थी। दोस्तों, भारत में चाय होने की सबसे पहली खबर 1834 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिली थी। उन्होंने इस काले पेय के बारे में ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को बताया और फिर एक टीम लेकर असम पहुंच गए, जहां वे आम नागरिकों की मदद से चाय के पौधे की तलाश करने लगे। आखिरकार 1 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने 1835 में असम के अंदर चाय का पहला बाग ढूंढ लिया। जब चीन तक ये बात, तो उन्होंने अंग्रेजों से व्यापारिक समझौता किया। इस समझौते के तहत उन्होंने चीनी चाय के कुछ बीज भारत भिजवाए। अंग्रेजों ने चाय के बीजों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता के परीक्षण केंद्र भेज दिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद देखा गया कि चीनी चाय की पत्तियों के लिए भारत की भूमि अमृत की तरह है और उसका स्वाद पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है। इस तरह अंग्रेजों ने भारत में चाय के बागानों का विस्तार किया। असम से होते हुए दार्जिलिंग और फिर दक्षिण भारत में चाय की पैदावार तेजी से शुरू हो गई। असल मायनों में अंग्रेजों ने भारतीय चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया। धीरे धीरे पूरी दुनिया में भारत की चाय की तारीफ होने लगी, जो कि अंग्रेजों के लिए व्यापार का सबसे अच्छा सौदा साबित हुआ। जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत में चाय के बागानों को और भी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अंग्रेज खान पान के मामले में काफी सफाई पसंद थे। उन्हें चाय की जरूरत थी, लेकिन ये पसंद नहीं था कि कोई भी चाय की पत्तियों को हाथ लगाए। जिसके बाद साल 1901 में 2 महिलाएं रोबर्टो सी लोन और मैरी मार्कलिन ने कॉटन के साथ कपड़े की छोटी छोटी थैलियां बनाई और उन्हें इनमें चाय की पत्तियों से बना पाउडर भरकर सिल दिया। इस तरह उन्होंने पहली बार टी बैग का निर्माण किया और टी लीफ होल्डर के नाम से पेटेंट करवाया। ये तरीका सबसे आसान था, लेकिन विज्ञापन नहीं होने के कारण इसका प्रचार नहीं हो पाया। फिर 1930 में विलियम हॉमनसून ने पहली बार कागज वाले टी बैग बनाए, जिनकी लागत काफी कम थी और ये हल्के भी थे। उन्होंने टी बैग को पेटेंट करवाकर सलाडा चाय कंपनी को बेच दिया। 1944 तक टी बैग काफी चलन में आ गए थे और इससे चाय की कीमत भी काफी कम हो गई थी। दोस्तों, अंग्रेजों के 1947 में भारत से जाने के बाद सरकार ने चाय के कारोबार को जारी रखा और 1953 में पहली बार टी बोर्ड का गठन किया गया। टी बोर्ड के जरिए भारतीय चाय को विदेशों तक पहुंचाना आसान हो गया था। इसके साथ ही साथ मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुल गए। दोस्तों, आपको बता दें, आज पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी है। अकेले भारत में ही चाय की 50 से ज्यादा किस्में और दर्जनों रेसिपीज मौजूद हैं। खास बात तो यह है कि भारतीय चाय से बने पाउडर का इस्तेमाल दवाओं में भी होने लगा है। चाय से हर्बल कैप्सूल तैयार किए जा रहे हैं, जो कि शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने में मददगार है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप चाय की चुस्की लें, तो इसके दिलचस्प इतिहास को जरूर याद रखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।